So, hello students, welcome to my lecture session of geography. And now, today I am going to discuss chapter number 2. It is about land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. तो बच्चों आज हम बातें करेंगे ज़मीन के बारे में, मिट्टी के बारे में, पानी के बारे में, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में और जंगल जो कि एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं। और ये चैप्टर उन बच्चों के लिए है which are studying class 8th and following the syllabus of CBSE NCERT pattern. Okay, so I am continuing the chapter. तो पहले यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है, एक छोटी सी बात बताई गई है एंड इट इज़ अबाउट ए स्मॉल विलेज ऑफ तंजानिया, साउथ अफ्रीका। तो पहले उसे देखते हैं। इन ए स्मॉल विलेज इन तंजानिया, अफ्रीका, माम्बा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फेच वाटर. She has to walk a long way and returns after a few hours. She then helps her mother in the house and joins her brothers in taking care of their goods. तो ये बात हो रही है अफ्रीका देश की, जहाँ अफ्रीका महादेश कॉन्टिनेंट की, जहाँ पर तंजानिया एक देश है और तंजानिया में एक छोटा सा गांव है। वहाँ पर माम्बा नाम की एक लड़की है जो सवेरे सवेरे बहुत जल्दी जाग जाती है। क्यों? क्योंकि उसे पानी लाना होता है। इट मीन्स दैट उसके घर के आसपास में पानी के सोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं। सी हैज़ टू वॉक ए लॉन्ग वे। उसे अपने घर से कहीं दूर जाना होता है, जहाँ पर जाना, पानी लेकर के आना, इसमें शायद 2-3 घंटे लगते हैं। सी देन हेल्प्स हर मदर इन द हाउस एंड जॉइन्स हर ब्रदर्स इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गुड्स। उसके बाद वो पानी लेकर के आती है तो फिर क्या करती है? वो अपनी माँ की मदद करती है घरेलू कामों में। फिर उसके बाद अपने भाइयों के साथ में बकरियों की देखभाल करने में लग जाती है। ऑल हर फैमिली ओन्स इज ए पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट. Mamba's father can barely grow some maize and beans on it, and after toiling hard, this is not enough to feed their family for the whole year. अब क्या बताया जा रहा है? अब ये बताया जा रहा है कि माम्बा के परिवार में क्या क्या चीज़ें हैं, उनके पास में क्या रिसोर्स अवेलेबल है। तो एक्चुअली में उनके पास में एक चट्टानी ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा है जिस पर उन्होंने एक झोपड़ी बना रखी है। माम्बा के पिताजी बड़ी मुश्किल से उस पर कुछ मक्का और बीन्स का मतलब सोयाबीन हो सकता है, उसकी खेती करते हैं। एंड दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर। और ये जो कुछ भी खेती होती है, माम्बा के पिताजी के पास में जो ज़मीन अवेलेबल है उस पर से वो उनकी फैमिली को साल भर तक खिलाने के लिए काफ़ी नहीं होता। तो क्या हो गया यहाँ पर कि माम्बा के पिता के पास जो ज़मीन है उससे इतनी खेती नहीं होती जिससे वो अपने परिवार को सालों भर खिला सकें। उनके पास कुछ बकरियाँ हैं और क्या प्रॉब्लम्स है उनके घर की कि उनके घर के पास में फ्रेश वाटर, पीने के पानी के लिए कोई बढ़िया सोर्स भी अवेलेबल नहीं है। सो दैट माम्बा को हर रोज़ 2-3 घंटे सवेरे में सिर्फ इसी काम के लिए खर्च करने होते हैं कि वो दूर कहीं से पानी लेकर के आती है। अब आगे एक दूसरा सिनेरियो है, उसे देखते हैं। पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द शीप rearing region in New Zealand where his family runs a wool processing factory. पहला कैरेक्टर हम लोगों ने माम्बा के बारे में पढ़ा कि वो कहाँ पे रहती है। अब यहाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि पीटर वो कहाँ पे रहता है। तो एक्चुअली में पीटर न्यूजीलैंड के उस इलाके में रहता है जहाँ पर भेड़ों के पालन का काम होता है, या फिर कह लें कि न्यूजीलैंड का कोई एक ऐसी जगह है, कोई सिटी है जहाँ पर ये काम बड़े पैमाने पर होता है। इसीलिए कहा गया है हार्ट ऑफ द शिप रियरिंग रीजन, जहाँ पर भेड़ों को पालने का काम बहुत बड़े पैमाने पर होता है, जो कि बिल्कुल हार्ट है, केंद्र है इस काम के लिए न्यूजीलैंड में। अब वहाँ पीटर की फैमिली क्या करती है? हिज फैमिली रन्स ए वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री। उसके परिवार का एक छोटा सा बिजनेस है, एक छोटी सी फैक्ट्री है जहाँ पर ऊन के उत्पादन का काम होता है। और ये ऊन कहाँ से निकाले जाते हैं? भेड़ों से। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, पीटर वॉचेज his uncle taking care of their sheep
Their shipyard is situated on a wide grassy plain with hills in the far distance. It is managed in a scientific way using the latest technology. Peter's family also grows vegetables through organic farming. तो आगे की बात क्या है पीटर की फैमिली के बारे में कि जब भी वो अपने स्कूल से लौट करके आता है तो वो क्या देखता है कि उसके घर के फैमिली मेंबर्स जैसे कि उसके अंकल वो क्या करते हैं, वो भेड़ों की देखभाल करते हैं। उसके पास अपना भेड़ों का एक बड़ा सा यार्ड है जहाँ पर उन्होंने भेड़ को रखा हुआ है और उसके साथ साथ में एक बड़ा सा घास का मैदान भी है उस पहाड़ी में थोड़ी ही दूरी पर, जहाँ पर इनकी भेड़ें चरने के लिए जाती हैं, है ना। और यहाँ पर ये भेड़ों को बड़े ही साइंटिफिक तरीके से मैनेज कर रहे हैं। भेड़ों का पालन बहुत ही साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं। उसके साथ साथ में पीटर का परिवार वहाँ की आसपास की ज़मीनों पर कुछ वेजिटेबल्स भी उगाता है, उसकी खेती भी करता है। और कैसे? ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए। तो यहाँ बच्चों हम लोगों ने दो सिनेरियो देखा, एक माम्बा के गांव की बात की है, उसके परिवार की बात की है, दूसरी बात है पीटर की बात है। सो नाउ माम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइफ्स। This difference is because of the difference in the quality of land, soil, water, natural vegetation, animals, and the usage of technology. The availability of such resources is the main reason places differ from each other. तो हम लोगों ने क्या देखा कि माम्बा का परिवार एक छोटे से गांव में रहता है तंजानिया में, जबकि पीटर का परिवार एक शहरी क्षेत्र के आसपास में रहता है। माम्बा के परिवार के पास में एक छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा है, पीटर के परिवार के पास में ज़मीन का एक बड़ा टुकड़ा है। माम्बा के परिवार में खाने पीने की दिक्कत भी हो सकती है क्योंकि बहुत छोटा ज़मीन का टुकड़ा है और उस पर उतनी खेती नहीं हो पाती जिससे साल भर उनका पेट पाला जा सके, है ना। और जबकि पीटर के परिवार के पास में क्या है, एक बड़ा सा फार्म भी है, एक चरागाह भी है, वो भेड़ों का पालन करते हैं, उनसे ऊन उत्पादन का काम भी करते हैं, उनके पास एक छोटी सी फैक्ट्री भी है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं। और साथ साथ में ये भी देखा कि पीटर का परिवार जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, वो वेजिटेबल्स भी उगाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए। तो इन दोनों के परिवार में अगर हम कंपैरिजन करें तो ये कह सकते हैं कि दोनों ही हमारी इस धरती पर बिल्कुल अलग अलग छोर पर रह रहे हैं। जहाँ की जो ज़मीन है वो अलग है, वहाँ पर जो वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है वो भी अलग है, वहाँ टेक्नोलॉजी की जो मौजूदगी है या उसका प्रयोग है उसकी भी लिमिटेशंस है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? देयर इज ए डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स एंड द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी। और इसी की वजह से इन दोनों परिवार के पास में रिसोर्सेज की लिमिटेशन है या अलग अलग चीज़ें हैं। किसी के पास कुछ चीज़ें हैं, दूसरे के पास में कुछ चीज़ें नहीं हैं, और इसकी वजह से उनकी लाइफ स्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड भी बिल्कुल प्रभावित होती है। तो एक छोटा सा काम करना है आपको कि ऑब्जर्व द लैंड, टाइप ऑफ सॉयल एंड वाटर अवेलेबिलिटी इन द रीजन यू लिव। डिस्कस इन योर क्लास हाउ इट हैज़ इन्फ्लुएंस द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल देयर। आपको छोटा सा काम करना है कि ये सोचना है कि आप जहाँ पे रह रहे हो उसके आसपास में मिट्टी कैसी है, ज़मीन कैसी है, पानी के सोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है, क्या लोगों को चापाकल से पानी मिलता है, सरकार के नल से पानी मिलता है, या आसपास में कोई झील है, बड़ी सी नदी है, तालाब है, ये चीज़ें। और इसकी वजह से लोगों के लाइफ स्टाइल पर, लिविंग स्टैंडर्ड पर क्या असर पड़ता है। वन मोर थिंग यू शुड नो अबाउट, आपको ये जानना चाहिए कि 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्युपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया। ये बात हम लोगों ने पहले भी की है कि पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का जो 90% है हमारी आबादी का जो 90% हिस्सा है वो कहाँ रहता है, वो इस पृथ्वी के 30% भूभाग पर ही रहता है। बाकी जो 70% लैंड है
वो या तो बहुत ही कम लोग वहाँ पर रहते हैं और या फिर वहाँ पर लोग रहते ही नहीं, अभी भी वहाँ पर दूर दूर तक आबादी का नामो निशान ऐसा है ही नहीं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हमारी पृथ्वी पर आपने देखा ही होगा कि जैसे कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशंस हैं, और उसमें भी बताया गया था कि 70% या उससे ज़्यादा के इलाके में ओशंस हैं, समुद्र हैं, महासागर हैं। तो 30% ही बचे जो भूभाग है, जो रहने की ज़मीन है, और उसमें से भी 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो उस भूभाग के 30% हिस्से पर ही है। बाकी की जो ज़मीनें हैं या तो खाली हैं या फिर वहाँ पर लोग बहुत कम रह रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे लैंड के बारे में, ज़मीन के बारे में, भूभाग के बारे में। सो लैंड इज अमॉन्ग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. It covers only about 30% of the total area of the Earth's surface, and all parts of this small percent are not habitable. तो पृथ्वी पर ये जो जमीन अवेलेबल है, ये जो भूभाग है जिस पर हमारे घर बने होते हैं, खेत होते हैं, जंगल होते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। और इसके बारे में और क्या बात है, इसके बारे में और ख़ास बात है कि ये हमारे पूरे पृथ्वी के सरफेस का 30% हिस्सा ही है, और इसके बावजूद भी इसका एक बहुत सारा भाग ऐसा है जहाँ पर रहने लायक स्थिति नहीं है। देयर आर सम एक्सट्रीम कंडीशंस, या तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस तरह की चीज़ें हैं। So the uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. The rugged topography, steep slopes of the mountains, low-lying areas susceptible to water logging, desert areas, thick forested areas are normally sparsely populated or uninhabited. तो बच्चों क्या है कि इस पृथ्वी पर जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह का मौसम है, कहीं पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो कहीं पर बहुत ज़्यादा नदियां हैं, और कहीं पर पानी की कमी भी है, कहीं पर रेगिस्तान भी है ना, और कहीं पर इतने घने जंगल हैं, तो और कहीं पर पानी लगता है ज़मीन में। तो इन सब चीज़ों की वजह से इन सारी जगहों पर लोग नहीं रह सकते। हमारी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड सिचुएशन की ज़रूरत होती है। ज़मीन होनी चाहिए, नदी भी होनी चाहिए, मौसम भी अच्छे होने चाहिए, और मौसम का, वेदर का, क्लाइमेट का एक्सट्रीम कंडीशन नहीं होना चाहिए। सो प्लेन्स एंड वाटर वैलीज ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। तो मैदानी भाग होते हैं या नदी की जो घाटियाँ होती हैं वो हमारी खेती के काम के लिए बहुत ही सुटेबल ज़मीन प्रोवाइड करती है। इसी वजह से हेंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, कि जो समतल मैदान होते हैं और जो नदी घाटी के क्षेत्र होते हैं वहाँ पर लोगों की आबादी सबसे ज़्यादा होती है। अक्सर बड़े बड़े शहर वहीं पर बसते हैं। अगर हम ज़रा सा पीछे की बात करें, सिविलाइजेशन की बात करें तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सुना होगा, तो ये सिंधु नदी का नाम हुआ करता था। अक्सर आप इस चीज़ को मैप में भी देख सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप डेटा कलेक्ट करो तब भी आप देख सकते हो कि जहाँ पर भी नदियाँ बहती हैं उसके आसपास में लोगों की रहने की आबादी है और ज़्यादा है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड यूज. Land is used for different purposes such as agriculture, forestry, mining, building houses, roads and setting up of industries. This is commonly termed as land use. तो लैंड यूज में हम कौन कौन से टर्म को गिनते हैं? जहाँ पर हम खेती कर सकते हैं, जंगल उगा सकते हैं, खदान होगी, खान होगी, है ना, जहाँ पे हम घर बना सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं, सड़कें बना सकते हैं, और तो और इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। Can you list out the different ways in which Mambas and Peters family use their land? जो हम लोगों ने एग्जाम्पल अभी अभी पीछे डिस्कस किया, उसमें आप बता सकते हो कि माम्बा का परिवार और पीटर का परिवार जमीन का, लैंड का इस्तेमाल कैसे करता है। पीटर के परिवार में क्या है कि उन्होंने एक छोटी सी फैक्ट्री लगा रखी है, उन्होंने भेड़ों का फार्म रखा हुआ है, और वो अपने भेड़ों को चरागाह में चारा खाने के लिए भी भेजते हैं, और साथ साथ में वो अपनी ज़मीन पर वेजिटेबल भी उगाते हैं। जबकि माम्बा के परिवार के पास में
रॉकी ज़मीन है, छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है जिसमें उन्होंने एक झोपड़ी बना रखी है और साथ में थोड़ी सी ज़मीन पर वो बड़ी मुश्किल से मकई और सोयाबीन उगाते हैं, जो उनके खाने के लिए, साल भर के खाने के लिए काफ़ी नहीं होता। So the use of land is determined by physical factors such as topography, soil, climate, minerals and availability of water. तो ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं कि हम किसी भूभाग का लैंड का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। वो खेती करने के लायक है, बिल्डिंग बनाने के लायक है, सड़क बनाने के लिए है, या उसके पास में पानी अवेलेबल है कि नहीं, उसकी ज़मीन के अंदर में अंडरग्राउंड में वाटर अवेलेबल है कि नहीं, खान अवेलेबल है कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों से हम तय कर सकते हैं कि उस भूभाग का, उस लैंड का हमारे लिए क्या इस्तेमाल हो सकता है। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न। और अगर हम आज की बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पर आबादी है कि नहीं, लोग वहाँ रह रहे हैं कि नहीं, इसके बेसिस पर वहाँ पर टेक्नोलॉजी की पहुँच है कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन है कि नहीं, टेली कम्युनिकेशन है कि नहीं, तभी इससे पता चलेगा कि हाँ, वहाँ की ज़मीन, वहाँ के भूभाग का इस्तेमाल ज़्यादा होने वाला है और इसी वजह से वहाँ की लैंड की प्राइस भी फ्लक्चुएट होगी, वो बढ़ती जाएगी। तो बच्चों, मैं यहाँ पेज नंबर 10 पर टेबल 2.1 में देख रहा हूँ कि कुछ एक देशों के बारे में बताया गया है कि लैंड यूज इन सेलेक्टेड कंट्रीज। तो देशों के नाम हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, इंडिया, जापान, रसिया, यूके, यूएसए, और आखिर में ये वर्ल्ड का भी जो एवरेज फिगर है परसेंटेज का, वो भी लिखा गया है। तो यहाँ ये चीज़ें बताई गई हैं कि क्रॉप लैंड, पॉस्चर, फॉरेस्ट एंड अदर यूज, ये 4 अलग अलग क्राइटेरिया में बांटा गया है जो ज़मीन, जो सरफेस एरिया उस देश का है। तो क्रॉपलैंड का मतलब हो गया खेती की ज़मीन, पॉस्चर का मतलब हो गया कि जो लंबे लंबे चरागाह हैं जहाँ घास उगती है, जिसे हम भेड़ों को, बकरियों को, गाय भैंस को खिलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा जो टर्म है फॉरेस्ट, मतलब उस देश में इतने प्रतिशत एरिया में जंगल उगे हुए हैं, और बाकी का बचता है अदर यूज, जहाँ पर वो घर बना सकते हैं, सड़कें बना सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं, बिल्डिंग सेटअप कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा चार्ट है ये। तो मैं इसमें इंडिया की बात करूंगा कि इंडिया के पास में 57% क्रॉप लैंड है, जो इस चार्ट में जो बाकी सारे देश हैं या जो दुनिया का एवरेज है उसमें सबसे ज़्यादा है। और चरागाह की बात करूं तो मात्र 4% है, जंगल भारत में 22% हैं, और यहाँ पर बाकी चीज़ों के लिए 17% ज़मीनें हैं। जापान में 67% एरिया में जंगल है, और कनाडा की बात करें तो वहाँ पर 52% ज़मीन अवेलेबल है जिसका बाकी और इस्तेमाल हो सकता है, जबकि वहाँ खेती की ज़मीन मात्र 5% ही है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस टेबल को एक बार ज़रा सा ऑब्जर्व करें और कुछ चीज़ों को नोट करने की कोशिश करें। यू हैव टू नेम द कंट्रीज हैविंग द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर क्रॉपलैंड, फॉरेस्ट, पास्चर एंड अदर यूजेज। हाउ वुड यू रिलेट द लैंड यूज पैटर्न्स ऑफ दीज कंट्रीज विद द प्रोबेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे वहाँ पर किस तरह की ज़मीन अवेलेबल है, और इससे ये रिलेटेड है कि उस देश का आर्थिक विकास, वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या और कैसे हो सकता है। सो लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कहीं पर जो ज़मीन अवेलेबल है उसमें से प्राइवेट लैंड कितना है और कम्युनिटी लैंड कितना है। कम्युनिटी लैंड का मतलब है कि वो ज़मीन जिस पर सरकार का कब्जा है, जो सरकारी है। आप बस मोटे तौर पर इसे यही समझ लो कम्युनिटी लैंड को। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स वेयर एज कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेज लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिनल हर्ब्स। दीज कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। जैसे अगर आप शहर में रह रहे हो तो जो नगर निगम की ज़मीनें हैं, और अगर आप गांव में रह रहे हो तो जो ज़मीनें ग्राम पंचायत के नाम पर है, you can categorize these lands as common property resources, community land. Okay.
एक छोटा सा काम यहाँ पर है, मैं ये बताना चाहूँगा कि टॉक टू सम एल्डरली पर्सन इन योर फैमिली और नेबरहुड एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट चेंजेज इन द लैंड यूज ओवर ईयर्स वेयर यू लिव, डिस्प्ले योर फाइंडिंग्स ऑन ए बुलेटिन बोर्ड इन योर क्लासरूम। तो ये वर्कआउट इस चीज़ को लेकर के है कि आप अपने घर में जो सीनियर मेंबर्स हों, जो बुजुर्ग, जैसे कि पिताजी हों, दादाजी नाना जी हों, या आसपास में भी अगर कोई बुजुर्ग हैं, यू हैव टू कॉन्टेक्ट हिम। आपको उनके साथ में बैठना है और चर्चा करना है कि आप जहाँ पे अभी रह रहे हो, अभी से 25 साल पहले, 50 साल पहले यहाँ पर जो ज़मीनें थीं उनका क्या इस्तेमाल होता था, यहाँ पर ज़मीनें कितनी खाली थीं, कौन कौन सी फैक्ट्री सेटअप थी, कौन कौन सी सड़कें थी और कौन कौन सी सड़कें नहीं थी, यहाँ पर कौन कौन सा रेजिडेंशियल कॉलोनी बसा हुआ था और कौन सा रेजिडेंशियल कॉलोनी हाल के समय में बसाया गया है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से ओवर द ईयर्स, समय के साथ लैंड यूज हुआ है यहाँ के लैंड का। यहाँ की ज़मीन पर सड़कें ज़्यादा बनी, कॉलोनियाँ सेटअप ज़्यादा हुई, या फिर कुछ और काम हुआ है ना। People and their demands are ever growing, but the availability of land is limited. The quality of land also differs from place to place. People started encroaching the common lands to build up commercial areas, housing complexes in the urban areas, and to expand the agricultural land in the rural areas. तो ऐसा क्यों है कि जैसे जैसे लोगों की आबादी बढ़ी है, लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ी हैं ना। और लोगों की आबादी तो बढ़ी है, लेकिन हमारे पास जो लैंड अवेलेबल है, जो ज़मीनें अवेलेबल हैं, वो तो लिमिटेड हैं। हर साल हमारी ज़मीन की वृद्धि नहीं होती, ज़मीन का सरफेस एरिया नहीं बढ़ता, लेकिन आबादी बढ़ती जाती है। और अगर आप बात करो पीछे के 30 साल 40 साल की, तो हमारी आबादी शायद 2 गुने से भी ज़्यादा हो गई है। तो आने वाले समय में हमें क्वालिटी लैंड की कमी की बात महसूस हो सकती है कि हमें ज़मीनें चाहिए होंगी खेती करने के लिए, घर बनाने के लिए, एंड देयर विल बी scarcity ऑफ द लैंड, वी विल हैव टू फेस इट। सो द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह के लिए जो ज़मीन है और ज़मीन की जो गुणवत्ता है, मतलब गुणवत्ता का मतलब ये है कि हम उस ज़मीन का क्या बढ़िया से बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी एक जगह से दूसरे जगह में डिफ़र करता है। और इसी की वजह से समय के साथ साथ लोगों ने कॉमन लैंड पर भी कब्जा जमाना शुरू किया है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना कि नदी के बगल की ज़मीन पर किसी ने एक बड़ी सी बिल्डिंग बना ली, किसी ने होटल बना लिया, सड़क की बगल की ज़मीन पर लोगों ने घर बना लिया, झुग्गी झोपड़ी बना ली, या कहीं पर इतनी सारी ज़मीनें अवेलेबल थी और किसी ने उसके ऊपर में अपना कब्जा करके फार्म हाउस बना लिया। तो ये वही तो एग्जाम्पल है कि समय के साथ में क्वालिटी लैंड की कमी होती गई है, जबकि ज़मीनें तो कम होती गईं और आबादी बढ़ती चली गई। तो लोगों ने कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पर लालच से कब्जा करना शुरू किया। और कई जगहों पर हम लोगों ने ऐसा भी सुना है कि लोगों ने कॉमर्शियल मतलब ये कम्युनिटी लैंड में समाज की जो ज़मीन है, पंचायत की जो ज़मीन है, नगर निगम की ज़मीन है, उस पर लोगों ने हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना लिए। और कई जगहों पर खेती की ज़मीन के विस्तार के लिए गांव में लोगों ने दूसरे की ज़मीनों पर कब्जा कर लिया, पंचायत की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। So today the vast changes in the land use pattern also reflect the cultural changes in our society. Land degradation, landslides, soil erosion, desertification are the major threats to the environmental because of the expansion of agriculture and constructional activity. तो समय के साथ साथ में हम लोगों ने ये भी देखा है कि लैंड यूज पैटर्न में भी चेंज आया है। और ये जो पैटर्न में चेंज आया है, ये इस चीज़ को भी इंडिकेट करता है कि हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में किस तरह के कल्चरल चेंजेस हुए हैं। पहले लोगों का झुकाव किस तरफ था और आजकल के समय में लोगों का झुकाव किस तरह से है। कॉमर्शियलाइजेशन, टेक्नोलॉजी, इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। साथ साथ में हम लोगों ने ये भी देखा है कि किस तरह से ज़मीन का स्तर गिरा है और कई जगहों पर भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स की भी घटनाएं हुई हैं। सॉइल ओरिजिन, जिसमें मिट्टी की ऊपरी परत कमज़ोर हो जाती है, वो उड़ जाती है, खेती के लायक नहीं रह जाती, बंजर हो जाती है।
और डेजर्टिफिकेशन भी तो वही बात है जहाँ पर कोई उपजाऊ ज़मीन जो है अब खेती के लायक नहीं रही, वहाँ पर अब हम अनाज नहीं उपजा सकते। तो ये कुछ ऐसे थ्रेट्स हैं, ये खतरे की बात है जो आने वाले समय में भी हम लोगों को फेस करनी होंगी और इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं फिगर 2.2 में देख रहा हूँ, चेंज इन लैंड यूज ओवर टाइम। सिनेरियो 1 में देख रहा हूँ कि घर छोटे छोटे हैं, झोपड़ियाँ हैं, खेत हैं, चरागाह हैं। सीन 2 में दिख रहा है कि अब यहाँ पर छोटे छोटे पक्के मकान बने हुए हैं, चरागाह की संख्या कम है, खेत अभी भी मौजूद हैं। और सिनेरियो 3 में देखता हूँ कि अब यहाँ पर पक्के मक्के मकान जो हैं उनकी संख्या बढ़ गई हैं, पक्की सड़कें बन गई हैं, सड़कों पर कारें दिख रही हैं, खेत छोटे हो गए हैं या नहीं के बराबर हैं। और जो चौथा सिनेरियो है ये तो काफ़ी डेंजरस है, मैं इसे डेंजरस ही कहूँगा क्योंकि यहाँ पर खेत और चरागाह तो कहीं दिख ही नहीं रहे मुझे। छोटा सा पार्क दिख रहा है बच्चों का और बहुमंजिली इमारतें दिख रही हैं, मल्टी स्टोरेज। सड़कों पर 4-4 6-6 लेन की सड़कें हैं, बड़े बड़े ट्रक कारें गुजर रही हैं और आसपास इधर उधर जहाँ भी देखो तो सीमेंट के जंगल। ये जो बड़े बड़े मकान होते हैं ना शहरों में, मैं तो इन्हें सीमेंट के जंगल ही कहूँगा, वो दिख रहे हैं। तो आबादी इतनी बढ़ गई कि लोग सड़कों पर गाड़ियों से जा रहे हैं और लोगों के घर पर घर ही बन रहे हैं, लेकिन खेती की ज़मीनें नहीं हैं और ये बहुत ही चिंता की बात है। सो नाउ वी शुड डिस्कस अबाउट कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा कि लैंड रिसोर्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। तो हमें इसे बचा करके रखना होगा, वी विल हैव टू कंजर्व इट। और हमें इसे कंजर्व क्यों करना होगा, बचा करके क्यों रखना होगा, हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, इस पृथ्वी पर जीवन को बचाए रखने के लिए। So growing population and their ever growing demand has led to a large scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing this natural resource. तो बढ़ती हुई आबादी ने और बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरतों ने हमारी इस धरती पर बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है। क्या कि अब इन सब की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, ज़रूरत को पूरा करने का मतलब क्या कि उन्हें रहने को घर चाहिए और खाने को अनाज भी चाहिए। तो रहने को घर तो बनाए जा रहे हैं, घर के ऊपर घर, घर के ऊपर घर, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है ना, लेकिन खेती की ज़मीन कहाँ से आएगी, ये बहुत ही चिंता की बात है। सो एफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स एंड चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग आर सम ऑफ द कॉमन मेथड्स यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। तो ये सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं जिसमें हमें क्या करना है कि समय समय पर हमें जंगल बसाने चाहिए, हमें नए जंगल तैयार करने चाहिए, पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए, है ना। साथ में हमें किसानों को इस तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर किसान ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो वो धीरे धीरे हमारी ज़मीन को, मिट्टी को कमज़ोर बनाता जाता है, उसकी फर्टिलिटी को, उसकी उपजाऊ क्षमता को कमज़ोर करता है और आगे चल कर के वो ज़मीन बंजर हो सकती है। वी विल हैव टू चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग ऑल्सो, कि ऐसा तो नहीं है कि जो बड़े बड़े चरागाह होने चाहिए जो हमारे इस पृथ्वी के इकोलॉजी में, इन्वायरमेंट में एक बहुत बड़े सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं, तो जानवरों के द्वारा चराए जाने की वजह से ये कम तो नहीं हो रहे, खत्म तो नहीं हो रहे, और अगर ख़त्म हो रहे हैं तो ये भी हमारे लिए खतरे की बात है, ये हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पेज नंबर 12 पर मैं देख रहा हूँ कि लैंडस्लाइड के बारे में कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं, तो ज़रा सा मैं इसके बारे में भी चर्चा करूँगा। व्हाट आर लैंडस्लाइड्स? लैंडस्लाइड्स का मतलब होता है भूस्खलन, और अक्सर ये जो बात होती है ये पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। यू कैन हेयर अबाउट द लैंडस्लाइड्स इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, यूपी ऑल्सो, हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह के जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी स्टेट्स हैं, वहाँ पर आप लैंडस्लाइड्स की बातें सुनोगे। तो अब हम लोग जरा सा इसके बारे में देखते हैं कि क्या बताया गया है।
Landslides are simply defined as the mass movement of rock, debris, or earth down a slope. They often take place in conjunction with earthquakes, floods, and volcanoes. तो क्या होता है कि जब किसी क्षेत्र में, खास तौर पर पहाड़ी क्षेत्र में, भूकंप आने की बात हो, बाढ़ आने की बात हो, या वहाँ पर कभी कोई ज्वालामुखी फूटता है, तो लैंडस्लाइड की घटनाएं होती हैं। और मैंने बताया ना कि आप उत्तराखंड के बारे में सुनोगे, यूपी के बारे में सुनोगे, हिमाचल प्रदेश के बारे में सुनोगे कि वहाँ पर इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। आपने सुना होगा जम्मू कश्मीर के बारे में भी, लद्दाख के बारे में भी, कि वहाँ पर लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बंद हो गई, बद्रीनाथ के आसपास में, केदारनाथ के आसपास में। तो लैंडस्लाइड हम लोग कहते किसे हैं और इसमें होता क्या है? इसमें होता है कि अक्सर चट्टान का बड़ा सा टुकड़ा या टूटे हुए चट्टान का टुकड़ा, साथ में जमीन का टुकड़ा भी होता है, वो तिरछे स्लोप पर टूट करके ऊपर से नीचे आ गिरता है। और इसकी वजह से उसके रास्ते में जो भी चीज़ें होंगी, चाहे वो खेत हों, नदियाँ हों, झील हों, या लोगों के घर हों, सड़कें हों, इन सब की तबाही मचती है। A prolonged spell of rainfall can cause heavy landslide that can block the flow of river for quite some time. तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी जगह पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उस केस में भी वहाँ पर कुछ ऐसा दबाव बढ़ जाएगा किसी क्षेत्र पर कि वहाँ पर एक बड़ा सा भूस्खलन हो सकता है। और भूस्खलन होने की वजह से नदी की धारा भी मुड़ सकती है, वो उसके रास्ते में ब्लॉकेज भी हो सकते हैं। The formation of river blocks can cause havoc to the settlements of downstream on its bursting. In the hilly terrains, landslides have been a major and widely spread natural disaster that often strike life and property and occupy a position of major concern. तो खास तौर पर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर अक्सर साल 2 साल 6 महीने 12 महीने आप सुनोगे कि वहाँ पर इस तरह की घटनाएं होती हैं। और ये एक नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन इससे जान माल का काफ़ी नुकसान होता है, बहुत बड़ी आबादी के ऊपर में प्रभाव पड़ता है, लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, खेत तबाह हो जाते हैं, जान माल का नुकसान होता है, लोगों की मौत होती है, जानवरों की मौत होती हैं, सड़कें बंद हो जाती हैं। यह एक छोटा सा केस स्टडी के बारे में बताया गया है। ए मैसिव लैंडस्लाइड हिट Pangi village near Rekong Pio in Kinnaur district of Himachal Pradesh and damaged a 200-meter stretch of old Hindustan-Tibet road, National Highway number 22। तो एक छोटी सी घटना के बारे में जिक्र किया जा रहा है कि कैसे एक बार हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में एक गांव है रेकोंग पो नाम का, और उसके पास में एक छोटा सा गांव है पांगी। वहाँ पर एक बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ जिसकी वजह से 200 मीटर लंबाई की जो एक सड़क थी जो हिंदुस्तान और तिब्बत को जोड़ती है, नेशनल हाईवे नंबर 22, वो हिस्सा डैमेज हो गया, वो सड़क टूट गई, ब्लॉक हो गया। सो दिस लैंडस्लाइड वाज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग एट पांगी विलेज। ड्यू टू द ब्लास्टिंग दिस वीक जोन ऑफ स्लोप कोलैप्स्ड and caused intense damage to the road and nearby villages. The Pangi village was completely vacated to avoid any possible loss of life. अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आखिर ये लैंडस्लाइड क्यों हुआ होगा। तो एक पॉसिबिलिटी है कि पांगी विलेज के आसपास में ब्लास्टिंग की जा रही थी। लोग ब्लास्टिंग क्यों करते हैं? कभी कभी पहाड़ों के बीच से रास्ता बनाने के लिए ब्लास्टिंग की जाती है, या कभी वहाँ पर खान वगैरह हो, खुदाई करनी हो तो भी ब्लास्टिंग की जाती है। और कहते हैं कि इसी ब्लास्टिंग की वजह से ये जो स्लोप था ये कोलैप्स हो गया, टूट गया, और इसकी वजह से यहाँ की सड़कों को और नज़दीक के गाँव को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। और अगर पांगी विलेज से सारे के सारे गाँव वालों को दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं किया गया होता तो संभव है वहाँ पर बहुत बड़ी आबादी को अपनी मृत्यु झेलनी होती। मिटिगेशन मैकेनिज्म। तो ये जो लैंडस्लाइड की बात हम लोगों ने की, इसे टालने का क्या तरीका हो सकता है? हाउ कैन वी रिड्यूस रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू लैंडस्लाइड? ये हम कम कैसे कर सकते हैं? क्या चीज़ें कर सकते हैं जिसकी वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं
ना हो या कम से कम हो या उससे नुकसान कम से कम हो. So advancement in scientific techniques has empowered us to understand what factors cause landslides and how to manage them. Some broad mitigation techniques of landslides are as follows. तो जैसे जैसे समय के साथ में विज्ञान ने तरक्की की है, टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, उसके साथ साथ में हम लोगों के पास में कुछ रास्ते भी खुलते हैं, कुछ तरीके भी हैं जिसके ज़रिए हम लोग लैंडस्लाइड होने के फैक्टर्स को रोक सकते हैं, समझ सकते हैं और कहीं न कहीं उसे मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं. और जहाँ तक बात है लैंडस्लाइड से होने वाले खतरों को कम करने की, सो देयर आर सम टेक्निक्स. हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे. सो द फर्स्ट वन इज हैजार्ड मैपिंग. लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स एंड सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट्स. तो एक टेक्निक होती है साइंटिस्ट लोगों की जिसके ज़रिए वो अक्सर ऐसे क्षेत्रों की पैमाइश करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं और मार्क करते हैं कि भाई ये जो एरिया है ये लैंडस्लाइड के लिए बहुत ही प्रोन है, ये अक्सर यहाँ पर लैंडस्लाइड होने की घटनाएं हो सकती है. तो आप ऐसी जगह पर किसी भी तरह का बड़ा सा स्ट्रक्चर, पुल, डैम या बिल्डिंग खड़ी ना करो ताकि उस ज़मीन पर, उस क्षेत्र पर ज़्यादा लोड आए. दूसरी बात, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वाल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग. हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जहाँ पर ज़मीन फिसलने का, खिसकने का खतरा हो वहाँ पर मोटी मोटी और मजबूत दीवारें बना सकते हैं. वी कैन इंक्रेज इन दी वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड्स. तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि इस जगहों पर जंगल उगा करके वहाँ की मिट्टी को बहने से लैंडस्लाइड को रोकने की भी कोशिश कर सकते हैं. पेड़ पौधे, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो मिट्टियों को बांधे रखते हैं. सो दैट्स वाई देयर इज ए टेक्निक टू इंक्रीज इन दी वेजिटेशन, है ना. और चौथा पॉइंट है द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड along with रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज. तो ज़मीन पर, ये ज़मीन के ऊपर में और ज़मीन के अंदर में जो नाले बने होते हैं उसे भी कुछ इस तरीके से बनाए जाने की ज़रूरत है ताकि हम पानी के मूवमेंट को मैनेज कर सकें, कंट्रोल कर सकें. क्योंकि जहाँ जहाँ भी नाले होंगे वहाँ पर ज़मीन के अंदर में सुरंग बनानी होगी या उस तरह का स्ट्रक्चर तैयार करना होगा जिसकी वजह से ज़मीन के ऊपर में दबाव बढ़ सकता है, घट सकता है. तो हमें रेन वाटर और स्प्रिंग फ्लो इसे भी मैनेज करना होगा कि किस तरफ में हमें वर्षा के पानी को बहाना चाहिए, नहीं बहाना चाहिए. क्या कहीं किसी झरने की धारा को मोड़ने की ज़रूरत है, सही करने की ज़रूरत है ताकि वहाँ पर फ्यूचर में लैंडस्लाइड की बात ना हो सके. तो बच्चों इस चैप्टर का जो लेक्चर मैं कर रहा हूँ, इस लेक्चर का पार्ट 1 मैं यहाँ पर कंक्लूड करना चाहूँगा और आगे हम लोग इस लेक्चर का एक पार्ट 2 और पार्ट 3 भी रखेंगे. तो पार्ट 2 में वी विल डिस्कस अबाउट सॉइल. ठीक है, तो आज का ये लेक्चर मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ. हम लोग जल्दी ही इस लेक्चर के पार्ट 2 में मिलेंगे. इस चैप्टर का ये जो लेक्चर है पार्ट 1, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिए लिंक भी दे दिया जाएगा. ठीक है बच्चों, तो जल्दी मिलते हैं हम लोग न्यू वेज कोचिंग के एक नए लेक्चर सेशन के साथ में. ओके, टेक केयर, बाय बाय.